नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ चुके हैं कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। तो चलो, मेरे जो ओपिनियन है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीवी फिनटेक के बारे में। पीवी फिनटेक आप सभी जानते हैं, पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, इस नाम से आप सब लोग जानते हैं। पीवी फिनटेक को शायद बहुत सारे लोग पहचानते नहीं, मगर पॉलिसी बाजार को वो जानते ही हैं। तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक सबसे बड़े मतलब इंश्योरेंस कलेक्शन कंपनी है। का हर कैटेगरीज के टाइप इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे वो टर्म प्लान्स हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो कोई लाइफ इंश्योरेंस हो। हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और इस कंपनी बहुत सारे कंपनीज के साथ डील करके काम करते हैं। तो कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये सिर्फ शुरुआत है, ये बात मैं नहीं बताया। राकेश झुनझुनवाला जी ने जब एक इंटरव्यू दिया था उनके देहांत होने से पहले, उन्होंने कहा था कि अपकमिंग टाइम्स में हर घर घर में लोगों के पास इंश्योरेंस होगा। और इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस होगा, टर्म प्लान्स भी होगा, और उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी होगा। तो जब इंश्योरेंस का मतलब कैटेगरीज बढ़ेंगे, तो उस बेसिस में देखा जाए तो जितने सारे इंश्योरेंस बेचने वाला कंपनी है उसका भी बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि अमेरिका में ऑलमोस्ट देखा है तो हर व्यक्ति के पास मतलब इंश्योरेंस है, जहाँ पे इंडिया में 100 में से एक व्यक्ति के पास भी शायद आपको देखने को मिले। तो सोचिए इस सेक्टर में कितना ग्रोथ आने वाला है, इस कंपनी के कितना ग्रोथ आने वाला है। तो पहले से ही जर्नी हो चुके हैं और भी जर्नी होने वाला है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट 66,000 करोड़ बन चुके हैं। कंपनी के ऊपर एक खतरे के बारे में बात करूं, कंपनी का पी रेशियो 1000 के आसपास चला गया। 1000 के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार सोच लेना। क्यों मैं 10 बार सोचने के लिए बोल रहा हूँ? अगर मैं इसका पी रेशियो के चार्ट के बारे में बात करूँ, तो चार्ट में एक साल में इसका प्राइस था 700 रुपीज, और आज कहाँ पे है? 1400 के ऊपर। मतलब एक साल में पैसा दुगना कर दिया, 2x कर दिया एक साल में। उसी तरीके से अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे पी रेशियो आज एकदम टॉप लेवल में है, 1000 के आसपास। तो बहुत रिक्सी जगह पे है कंपनी का। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ, वो भी आज हाई लेवल में है। एक टाइम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3 साढ़े 3 रुपीज के आसपास था। आज कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 12 रुपीज के आसपास चला गया। मतलब कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई लेवल में पहुंच चुके हैं। अभी चीज़ों को पहले समझिए, चीज़ों को पहले समझिए, जानिए कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट आया, आप ध्यान से देखेंगे सेल्स कितना शानदार ग्रोथ हुआ। 271 करोड़, 540 करोड़, 869 एंड 1000 करोड़। मतलब बेस्ट तरीके से खुद खुद को रिप्रेजेंट किया। सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर 4 गुना पैसा, 4 गुना सेल्स कंपनी बढ़ा चुके हैं। उसी तरीके से एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट, जो आज तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था, अभी धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लॉस करते चले जा रहे थे। मतलब जितना कंपनी का इनकम हो रहा था, उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस और उससे भी ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी का हो रहा था। अभी एक्सपेंस को कंट्रोल किया। कंपनी की इंटरेस्ट तो है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। कर्जा तो कंपनी के पास नहीं है। तो कंपनी के जो आदर्श इनकम है उसको जोड़कर कंपनी लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और कंपनी जो लगातार भागते चले जा रहा है ना, इसके पीछे कंपनी का रिजल्ट ही है। क्योंकि रिजल्ट जो इतने दिनों से लॉस कर रहा था, वो फाइनली प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर में डबल प्रॉफिट हुआ, और इसी कारण के वजह से नेट प्रॉफिट बिग जर्नी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुका है। खुद ही देख सकते हैं, एफएस के पास कितना 16% था, वो बढ़ के कितना हो चुका है 48%। और डीएस के पास कितना है 9% होल्डिंग था, आज कितना है 16% के आसपास। पब्लिक के पास 69% होल्डिंग था। पब्लिक क्या किया, माल को बेच दिया। तो यही पब्लिक गलती करते हैं। देखिए मैं भी पब्लिक हूँ आप ही की तरीके से, मगर चीज़ों को पहले समझ कर काम करिए, तो आप भी इंस्टीट्यूशन के जैसा ही सोचेंगे। क्योंकि वो ही कंपनी के ऊपर आपको रहना है जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है कि इतना हाई पी रेशियो के ऊपर क्या कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहिए? देखिए मेरे ओपिनियन अगर मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऑलमोस्ट
अगर मैं पीबी फिनटेक के बारे में बात करूँ तो एक बिग जर्नी के हिसाब से काफ़ी दाना पैटर्न्स बना था। कप के बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किया। और मज़ेदार बात यही है, इसका जब लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर बिग क्रैश हुआ था, उसको यू टर्न लेकर रिकवरी किया। क्योंकि जो इसका लोअर लेवल था, उसी लोअर लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 1000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। सॉरी, कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 300% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। मतलब फंड 3 गुना कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर काम किया जाए कि नहीं किया जाए, देखिए एक रेंज तो बना है, एक रेंज तो बना है। इसी रेंज के ऊपर कुछ दिन टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट किया है। अगर इस लेवल को रिटेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करने का कोशिश करे, तो एक एंटी लेवल मेरे लिए बनेगा। मगर मैं इस कंपनी के ऊपर एंटी अभी फिलहाल के लिए नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इसका वैल्यूएशन इतना हाई है। इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा। बाकी जब वैल्यूएशन कम होगा, थोड़ा सा कंपनी का करेक्शन दिखेगा, तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस के बारे में एक बार मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूँ तो कंपनी का जो बिजनेस है, वो रेवेन्यूज जो आ रहा है वो किसके ऊपर है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें 93%। और बाकी जो है, बाकी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 7% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनीज के ऊपर जो फ्यूचर डेवलपमेंट एंड जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर 62% बिजनेस हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का क्लाउड बेसिस जो मतलब कनेक्टेड सर्विसेज है उसके ऊपर 20% के आसपास काम हो रहा है। साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर एंड जो मिडिलवेयर कंसल्टिंग है उसके ऊपर 19% के आसपास कंपनी का बिजनेस हो रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस जो है वो अलग अलग पोजीशन में है। और मज़ेदार बात यही है कि यूरोप में कंपनी का बिजनेस 41% है, सबसे ज़्यादा यूरोप में कंपनी बिजनेस करते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी का बिजनेस 35% है। अभी यूएस में कितना है, 22% है। अभी क्वेश्चन ये है कि यूरोप में ज़्यादा बिजनेस क्यों कर रहा है, क्योंकि कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। ऑटो सेक्टर के जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर काम कर रहा है। और आप सभी जानते हैं यूरोप में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ तैयार किया जाता है, मतलब जो लग्जरीज गाड़ियाँ हैं वो यूरोप में ही तैयार किया जाता है। और उसी कारण के वजह से कंपनी यूरोप को टारगेट किया है और यूरोप को ही प्रोडक्ट को सेल एंड सर्विसेज देते हैं। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और मज़ेदार बात ये भी है, कंपनी की जो कैपेक्स है वो कंपनी इस बार कितना कैपेक्स का इंक्रीज किया, देखिए पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा इंक्रीज किया। क्योंकि पिछले साल में ऑलमोस्ट इसका कैपेक्स था 127 करोड़, उससे पहले 68 करोड़, अभी करंट में कितना है 154 करोड़ के आसपास। मतलब कैपेक्स लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक गुड पॉइंट यही है कि कंपनी का कैपेक्स अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। अभी कंपनी के ऊपर वीकनेस क्या है, देखिए प्रोमोटर ने क्या किया, 90 डेज के अंदर अंदर कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ। कितना कम हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक बार प्रोमोटर के पास 40% का होल्डिंग था, आज 39% का होल्डिंग है। 1% होल्डिंग को बेचा गया है, इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। और एफ के पास 7.5% होल्डिंग था, यहाँ पे 8.5% होल्डिंग अभी देखने को मिला है। और एफ के पास देखिए 15% होल्डिंग था, एफ होल्डिंग को बढ़ा दिया है। मतलब इंस्टीट्यूशन लगातार उसका होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल एंड दम भी है। तो जरूर मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट, सॉरी, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न तो दिखाने भूल गया। देखिए लंबा जर्नी होने के बाद मैंने आपको बताया था कि कंपनी इसके ऊपर जब भी एक रेंज क्रिएट होगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो कुछ जरूर एक ट्रेड बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो इस बेसिस में एक ट्रेड यहाँ पे मेरे लिए बन सकता है। तो मैं नेक्स्ट डे में जरूर देखूंगा कंपनी किस कौन सा दिशा में मूव कर रहा है, उसी बेसिस में यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर ये कंपनी कहाँ पे जाकर रुकेगा, क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी के पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब मुझे एक रेंज मिला था उस बेसिस में जब मैं एंट्री लिया, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट को अचीव किया। बेस्ट तरीके से एक टारगेट को अचीव किया, एक शानदार तरीके से एक जर्नी दिखाया। उसी जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट मिलने के बाद कंपनी यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो कहाँ तक जाएगा इसका किसी को भी पता नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि चलो मेरा ट्रेड यहाँ पे मिस हो चुके हैं, यहाँ पे भी मिस हो चुके हैं, चलो मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, उसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूँ, कभी भी प्लीज़
हाई लेवल में बाई मत करिए, हाई लेवल में बाई मत करिए। हाँ, अगर कोई भी स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में आपने बाई किया, कोई भी रूल्स के बेसिस में बाई किया, तो वो अलग बात है। आप ब्लाइंडली बाई कर रहे हैं, आप मार्केट में नए हैं और आपको यही लग रहा होगा कि मेरा ट्रेड छूट चुका है, मैं अगर यहाँ पे बाई ना करूँ तो कभी बाई नहीं कर पाऊँगा, तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से फँसेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, इस जगह पे बाई करने से पहले आपके एडवाइज़र के साथ ज़रूर बातचीत करेंगे। वो भी आपको यही कहेगा कि इस जगह पे बाई नहीं करना है, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं होता कि कहाँ तक जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे पैटर्न्स बना था, उस बेसिस में एक टारगेट था, उस टारगेट को अचीव किया, ये बात सही है। मगर इसका कोई गारंटी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए वो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले अभी एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो क्लारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर बात करें तो कंपनी के ऊपर बोनस का डेट आ चुके हैं। 8 तारीख को कंपनी हर एक के बदले आपको 4 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।